हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास अपना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मध्यकालीन इतिहास। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले ध्यान रखना कि एक ये कन्नौज था जो कि अब उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। तो फ्रेंड्स, मध्यकालीन इतिहास के समय में ये जो कन्नौज था ये बहुत ही धन संपत्ति से भरा हुआ था। तो इसके लिए लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो उस समय में तीन डायनेस्टी थी। एक था हमारा गुर्जर प्रतिहार, एक था राष्ट्रकूट, एक था पाल वंश। ये जो इसके शासक थे वो आपस में कन्नौज पे नियंत्रण करने के लिए लड़ते रहते थे। और क्योंकि इसमें तीन वंश थे, एक तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश, इसीलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में भी जाना जाता है। यानी देखो, यहाँ पे कन्नौज है, ये है पाल वंश, ये है राष्ट्रकूट, ये है गुर्जर प्रतिहार। तो इसको आप ये ध्यान रखना कि ये जो पाल वंश है ये बंगाल से बिलोंग करता है, यानी इसकी ओरिजिन बंगाल से हुई है। और जो राष्ट्रकूट है ये हमारे इंडिया के कर्नाटक में पड़ता है। और ये जो गुर्जर प्रतिहार है ये गुजरात और राजस्थान के साइड में इसकी उत्पत्ति यहाँ से हुई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखिए कि बंगाल के पाल शासक, ये जो पाल वंश था इसमें कौन कौन से शासक थे। तो सबसे पहले यहाँ पे आए गोपाल। ये जो है पाल वंश के संस्थापक थे, यानी उसके फाउंडर थे पाल वंश के गोपाल। ये जो है ओदंतपुर, ये ओदंतपुर क्या है, ये एक बौद्ध महाविहार है, इसका स्थापना किए। और ये ओदंतपुर जो है अब ये बिहार महाशरीफ में पड़ता है। फ्रेंड्स, जो ये गोपाल जब थे, इनके बाद ये धर्मपाल आए और ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किए। अगर आपसे पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, इसके संस्थापक कौन थे, तो हम बताएंगे कुमारगुप्त। और अगर कोई पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किसने किया, यानी इसका रिपेयरिंग किसने करवाया, तो ये धर्मपाल थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय एंड सोमपुरी मठ की स्थापना भी धर्मपाल ने किया था। कन्नौज के शासक इंद्रदेव को हराया था इन्होंने और अपने भाई चक्रयुध को गद्दी पर बिठा दिया था। और ये जो धर्मपाल थे ये नागभट्ट नागभट्ट द्वितीय जो थे ये प्रतिहार राजा थे, इनके द्वारा ये पराजित हुए थे। यानी ये जो प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय थे, धर्मपाल को हराए थे वो। और फ्रेंड्स, ये जो धर्मपाल हैं, जब इनकी लड़ाई चल रही थी कन्नौज के लिए, तो राष्ट्रकूट की एक राजकुमारी थी, उनका नाम था रमना देवी। इनको जब ये हार गए थे तो इनको शादी करना पड़ा था इनसे। और फिर धर्मपाल और रमना देवी का एक पुत्र हुआ देवपाल। यानी जब इनका शासन समाप्त हुआ तो इसके बाद आए देवपाल। और इन्होंने फ्रेंड्स इनके बारे में ध्यान रखना कि परम सौगात की उपाधि धारण की थी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखना, उपाधि जो होता है, जैसे किसी को कोई नाम दिया जाता है तो वही होता है उपाधि। जैसे, और इनको कौन सा उपाधि दिया गया था, परम सौगात का। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखना, जो देवपाल थे इनके दरबारी कवि थे वज्रदत्त देवपाल के दरबारी कवि थे। और ये इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम है लोकेश्वर शतक नाम का पुस्तक किसने लिखा था, वज्रदत्त ने। और वज्रदत्त कौन थे, देवपाल के दरबारी कवि थे। जावा के राजा शैलेंद्र बालापुत्र देव ने देवपाल के समय एक राजदूत भेजा। यानी इसको आप ये ध्यान रखना, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जावा के राजा कौन थे, शैलेंद्र बालापुत्र देव। तो इन्होंने किसके समय में राजदूत भेजा था, तो आप बताएंगे कि देवपाल के समय में। और क्यों भेजे थे, क्योंकि ये नालंदा में एक मठ बनाने की अनुमति चाहते थे, वहाँ पे एक मठ बनाना चाहते थे। और देवपाल ने इनको वो दिया भी था जब इन्होंने अनुमति उनसे मांगी थी। फ्रेंड्स, अब ये ध्यान रखना कि देवपाल के बाद कौन राजा बना, कौन वहाँ का शासक बना, विग्रहपाल कौन थे, देवपाल के उत्तराधिकारी, यानी इन्हीं के पुत्र थे विग्रहपाल। देखो, धर्मपाल के पुत्र थे देवपाल, फिर देवपाल के पुत्र थे विग्रहपाल। अब फ्रेंड्स, इनके बारे में ध्यान रखना कि कई वर्षों तक शासन के बाद घर या सिंहासन त्याग कर सन्यासी बन गए। ठीक है, विग्रहपाल के बारे में ध्यान रखना कि इन्होंने कई वर्षों तक शासन किया, फिर इसके बाद इन्होंने सिंहासन त्याग दिया और फिर एक सन्यासी बन गए। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ध्यान रखना, विग्रहपाल के बाद राजा हुए कौन, महीपाल। इनके ही समय में राजेंद्र वन यानी राजेंद्र प्रथम, ये कौन थे, ये चोल राजा थे, चोल वंश के राजा थे। इन्होंने हमला किया था। अगर आपसे पूछे कि राजेंद्र प्रथम ने किसके समय में हमला किया था, तो आप बोलना महीपाल। यहाँ से फ्रेंड्स ऊपर से
मतलब गोपाल, फिर धर्मपाल, फिर देवपाल, फिर विग्रहपाल, फिर महीपाल। यहाँ तक आते आते शासन बहुत ही मतलब ये कमजोर हो चुके थे। जो भी आता था बजा के चला जाता था, मतलब आते थे इनके ऊपर अटैक करते थे, आक्रमण करते थे। तो इनके ही समय में राजेंद्र प्रथम ने हमला किया था। अब यहाँ पे ध्यान रखना, रामपाल यानी महीपाल के बाद राजा कौन बने? रामपाल। ये मतलब ये थोड़ा ठीक थे, ये असम और कलिंग पर नियंत्रण कर लिए और पाल के खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किए। यानी इन्होंने जितना भी इनके पास शक्ति था, इन्होंने फिर से लड़ा कन्नौज को मतलब जीतने के लिए। मतलब कन्नौज के लिए ही ये लड़ाई चल रही थी। और क्यों चल रही थी? क्योंकि उस समय कन्नौज जो था वो एक समृद्ध राज्य था, मतलब अब तो वो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। फ्रेंड्स, रामपाल के बाद कौन मतलब राजगद्दी को संभालने के लिए आए? मदनपाल। इनको जो है विजय सेन ने निकाल दिया था और इन्होंने फिर सेन राजवंश की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखना, पाल वंश जो था हमारा, उसको बंगाली इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। अब इसको स्वर्ण युग यानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय में शानदार मठ मंदिरों का निर्माण किया गया और सोमपुरा महाविहार जो कि अब बांग्लादेश में है और ओदंतपुरी मठ का भी निर्माण किया गया। और इसी पाल वंश के समय में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय का भी स्थापना किया गया, इसीलिए इसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, याद रखना कि जो पाल वंश के लोग थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी इनके समय में बौद्ध धर्म जो था वो खूब फला फूला। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि खलीमपुर शिलालेख, ये क्या है? इसको जो है धर्मपाल ने लिखवाया था। अब फ्रेंड्स, आपके मन में ये आ रहा होगा कि शिलालेख होता क्या है? शिलालेख, अब आप यहाँ पे ध्यान रखना कि शिला मीन्स होता है पत्थर, लेख मीन्स मतलब कुछ लिखना। अब आप ये ध्यान रखना कि अगर मतलब कोई सा ऐसे पत्थर है और यहाँ पे आप कुछ भी लिखवा दिए ऐसे, तो ये क्या होता है? ये हम मतलब इस पे इसलिए लिखवाया जाता है ताकि ये सदियों तक अमर हो जाए, मतलब ये कभी भी मिटे ना, इसीलिए इसको बोला जाता है कि शिलालेख। यानी इस पे कुछ भी लिखवा देते हैं ऐसे, तो वो हमेशा के लिए पड़ा रहता है, वहां से मतलब हमको उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो आप ये ध्यान रखना कि खलीमपुर शिलालेख धर्मपाल ने लिखवाया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने पढ़ा कि पाल वंश के बारे में, जो भी उसके शासक थे उनके बारे में। अब हम आगे देखेंगे गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।